नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गीतांजलि आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख रीति रिवाज हैं, जो राजस्थान में प्रथाएं प्रचलित हैं, उन सभी के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि छोटे मोटे सभी एग्ज़ाम जो राजस्थान में कंडक्ट होते हैं उनमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। और कभी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आपको गोला गलत नहीं भरना है। इसी आशा के साथ हम ये पूरा वीडियो देखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारा आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। और जल्दी से आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से शेयर कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत से इफ़ेक्टिव वीडियोज़ जो हैं वो गीतांजलि इंस्टीट्यूट के माध्यम से सर्व किए जाते हैं आप सभी के लिए। इसके साथ साथ आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे किफ़ायती वीडियो आपके स्टडी में जो काम आने वाले हैं वो सभी वीडियोस वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। सभी क्लासेस शेयर हैं वहाँ पर, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। प्लस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी सीएम अनुप्रति योजना जो है उसका आप आवेदन ज़रूर करें। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसको आप जाकर ज़रूर देखें कि इसमें कौन कौन जो पार्टिसिपेट कर सकता है, इस आवेदन कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या चाहिए, सारे सवाल जो हैं आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा और इस क्लास को आप सभी शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, ताकि इस क्लास से, इस टॉपिक से अगर एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं हो। उस एक नंबर की बहुत बड़ी गूंज होती है जब हमें पता चलता है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो एक नंबर से रुक गया। हो सकता है वो ये टॉपिक भी हो, तो हमें सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी क्लास आपको अच्छे से लेनी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान में जो हम 16 संस्कार पढ़ते हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो 16 संस्कारों के बारे में हम देखते हैं, जिनमें से कुछ को तो हम भूल गए हैं, हम करते ही नहीं हैं। तो 16 में से जो बचे हैं उनको हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, प्लस कौन सा हम भूल गए हैं, हम करते ही नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा संस्कार आता है। तो सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार, यानी कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसी को बोला जाता है गर्भाधान संस्कार। यानी कि प्रेग्नेंट होना ही क्या माना जाता है, एक संस्कार माना जाता है। इसमें भी ये बोला जाता है कि जो ऋतु स्नान होता है उसमें 6 से 14 दिन होते हैं, इन्हीं के भीतर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। इसके लिए भूल चुके हैं हम। ये संस्कार आज वर्तमान में हम में से कोई भी नहीं निभाता है। बहुत ही रेयर चांसेस आपको कहीं मिल जाए। देखिए अपवाद तो हर कहीं होते हैं। अगर कोई इस संस्कार को मनाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी यूजुअली हम इसको नहीं सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, पुंसवंश संस्कार। पुंसवंश संस्कार का मतलब क्या होता है कि जब 3-4 माह हो जाते हैं, किसी भी लेडीज़ की प्रेगनेंसी को 3-4 महीने हो जाते हैं, तो 3-4 महीने के बाद है जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कुल देवता के पास उनको ले जाते हैं, कुल देवी के पास उनको ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर पर पुत्र की प्राप्ति हो। क्या? पुत्र की प्राप्ति हो। तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही ये पुंसवन संस्कार है। पैसे आप याद रख लेना, पैसे पुंसवन और पैसे ही पुत्र प्राप्ति के लिए। तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है 3-4 माह के पश्चात। ठीक है। तो इसमें जो माता पिता होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कुल देवता के सामने अपनी अपील अर्जी लगाते हैं कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही संस्कार वर्तमान में हम नहीं निभाते हैं। इसके साथ साथ सीमांत संस्कार, सीमांत संस्कार भी हम वैसे बेसिकली नहीं करते। आपने देखा भाई, सीमांत संस्कार का ये होता है कि 8th मंथ जब चलता है प्रेगनेंसी का, तो उस मंथ में ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत सारे चेंज हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मिसकैरेज से बचने के लिए, गर्भपात से बचने के लिए हमारे घर पर उसको बोल दिया जाता है कि जादू टोना, कोई भी बुरी नज़र नहीं हो, तो उनसे बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। देवी देवताओं की देखो अर्जियाँ लगाई जाती है। तो ये ही संस्कार है सीमांत
संस्कार। ठीक है, वर्तमान में इसका भी कोई बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है, इसको भी लोग भूल सा चुके हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही संस्कार वर्तमान में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो 16 में से 3 तो गए, अब बाकी जो बचे हैं उनको पढ़ते हैं। तो देखिए आगे कौन सा संस्कार है, जन्मजात संस्कार। अब जन्मजात संस्कार किसको बोलते हैं? तो जैसे ही बच्चा इस दुनिया में कदम रख लेता है, यानी जैसे ही उसका जन्म होता है, तो वैसे ही आपने सुना होगा नाम घूंटी का। घूंटी का नाम सुना होगा सभी ने। तो ये बस वही संस्कार है, जन्मजात संस्कार। आजकल तो देखो ये भी बहुत कम प्रचलन में है, क्योंकि जो भी डिलीवरीज होती हैं वो मेनली कहाँ पे होती है? हॉस्पिटल में होती है। तो हॉस्पिटल में होने की वजह से यहाँ पर ये संस्कार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वरना ये जन्म के समय नाल काटने से पहले ही किया जाता है। यानी कि कुछ वैदिक मंत्रोच्चारण होता है, और उन मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो घूंटी दी जाती है, फैमिली के किसी मेंबर के द्वारा ये घूंटी दी जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि जो भी घूंटी देता है या जो भी उसको वो खिलाते पिलाते हैं, तो उसके गुण जो है उस बच्चे में आ जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सुना नहीं है कभी की घूंटी लागी है रतन? तो ये बस वही है। ठीक है, तो घूंटी देना ही है मेन रूप से जन्मजात संस्कार। तो प्रोडक्ट का लॉन्च होते ही उसको क्या दी जाती है? घूंटी दी जाती है। तो अभी तो देखो जैसे ही पता चलता है कि भाई हाँ अब बच्चे का जन्म होने वाला है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी ये सब होते हैं, तो वो घूंटी का इंतजाम करके ले जाते हैं कि ठीक है भाई जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं हॉस्पिटल में ये संस्कार जो है ये कर दूंगी। तो बहुत सी जगह तो हम कर देते हैं, वरना हम घर पे लाने के बाद करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से इसको निभाया जाता है। ठीक है, तो बालक के पिता के द्वारा प्रथम स्नान करवाया जाता है और यहाँ पर घूंटी दी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हैं इसमें। आगे देखो, नामकरण संस्कार। तो बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, और इसे नावण पूजा भी कहते हैं। अब 10 दिन तक तो घर में क्या होता है? पूजा वूजा नहीं करते, बच्चे हो जाते हैं तो ठीक है, 10 दिन तक तो वो पूजा वूजा नहीं चलती। फिर उसके बाद क्या करते हैं? 12वें दिन या 10वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। बच्चे को किसी नाम से तो जानेंगे ना दुनिया वाले, किस नाम से बुलाएंगे उसको? ऐसे ही तो बोल नहीं सकते अरे बच्चे, कोई ना कोई तो नाम होगा ही ना। तो वो नाम जो है उसको 10वें 12वें दिन मिलता है, और उसी दिन उनको क्या अपने मारवाड़ी क्षेत्र में करते हैं नावण पूजा भी, कि नावण है भाई आज, और नामकरण संस्कार भी है। ठीक है, तो उसी दिन नावण भी होता है, नहाने की प्रक्रिया होती है, तो नहलाते भी हैं बच्चे को और उसकी माता को, और उसी दिन क्या किया जाता है? और उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण का मतलब है बाहर की तरफ निकलना। ठीक है, अब बाहर कहाँ निकलेगा? तो बच्चा जब 3-4 महीने का होता है, बेसिकली हम तो उसको तभी निकलते हुए देखते हैं कि हम उसको अब सब जगह ले जा सकते हैं, लेकिन बालक के जन्म के 16वें दिन उसे सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं और पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। यानी कुआं पूजन भी आप इसको बोल देते हैं कि नावण तो होगो, ठीक है, अब क्या करनी है? जड़वा करनी है। तो उस दिन बच्चे को क्या करवाया जाता है? सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, चांद के दर्शन करवाए जाते हैं। इस तरीके से बच्चे को क्या अब उस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब इन्वायरमेंट उसका थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि भाई अब ठीक है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत देखे समझे तो सही, ऐसे हमेशा थोड़ी ना रूम में पड़ा रहेगा। तो ये संस्कार जो है कौन सा है? निष्कर्मण संस्कार है। ठीक है, अगला संस्कार देखते हैं, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार कौन सा होता है? बालक जब 6 महीने का हो जाता है तो कोई शुभ दिन देखा जाता है, और उस शुभ दिन उसको क्या करवाया जाता है? या तो उसको सीरा या फिर चावल, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं उसको खिलाई जाती है चांदी की चम्मच से। किसी भी मांगलिक चीज़ का सेवन उसको करवाया जाता है, यानी पहली बार उसको कोई अनाज खिलाया जाता है। ठीक है, इतने दिन वो माँ का दूध ही पीता है। जब पहली बार उसको कुछ भी खाना वाना खिलाते हैं तो उसको कौन सा संस्कार बोला जाता है? अन्नप्राशन संस्कार। फिर आगे देखो कौन सा है? चूड़ाकर्म संस्कार। अब चूड़ाकर्म संस्कार क्या है? इसे मुंडन संस्कार बोल दो, या फिर उसको बोल दो जड़ूला जो उतारते हैं वो वाला संस्कार। तो बालक के जन्म के 3 से 5 वर्ष में उसके क्या बाल मुंडवाए जाते हैं। हमारे भी जाते हैं ना, अरे सालर सर जाके आ जाओ,
भैरव जी के जाना है, और वो गुड़गांव वाली माता के जाना है, जड़ूला चढ़वाना है, हमारी कुलदेवी के जाना है जड़ूला उतरवाने के लिए। तो ये बाल मुंडवाने वाला जो 3 से 5 वर्ष की आयु में कार्यक्रम होता है, इसी को ही कौन सा संस्कार कहते हैं? चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। ठीक है, मुंडन या जड़ूला। ठीक है, इसको बेसिक सा है, याद रख सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सभी देखे हैं, देखते आ रहे हैं, हमारे साथ भी हुए हैं। कर्ण भेदन संस्कार, ये कर्ण भेदन संस्कार कौन सा होता है कि जब बालक 3 से 5 वर्ष की आयु में होता है तो उसके कान छिदवाए जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि देखो, लड़कियों के तो कान ऑब्वियस सी बात है, वो तो छिदवाएंगे ही, लेकिन लड़कों के साथ भी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? तो ऐसे बोलते हैं कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कौन सी? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए ये संस्कार जो है इसको निभाया जाता है। तो कई बच्चों के देखे होंगे आपने, अपने स्कूल में भी, बड़े हो गए तो भी हम देखते हैं कि जो जेंटलमैन टाइप के होते हैं ना, उनके भी कान छिदवाए हुए रहते हैं। अब क्या करें, मान्यताएं हैं तो मान लेते हैं और कर देते हैं। तो कर्ण भेदन संस्कार 3 से 5 वर्ष की आयु में किया जाता है, और इसके पीछे जो एक तथ्य माना जाता है, ये बोल देते हैं कि बस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस बालक की बढ़ जाती है। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार। अब विद्यारंभ संस्कार, इसका मतलब कि अब बच्चा घर पे है, उसको थोड़ा बोलना, माँ पापा करना आ गया है, अब उसको थोड़े टाइम में हम स्कूल भेजेंगे। तो विद्या का जो आरंभ होता है वो सबसे पहले घर से ही होता है। तो यहाँ पर उसको पहली बार अक्षर ज्ञान करवाया जाता है घर पर। किसके द्वारा? उसकी माँ के द्वारा, या परिवार के जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा उसको अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है कि बेटा ओ ए है, ओ बी है, ओ कै है, ओ ख है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है घर पर। तो ये कौन सा संस्कार हो जाएगा? विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, अगला संस्कार देखते हैं। अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। अब इसको हम जनेऊ संस्कार भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनेऊ संस्कार भी बोल सकते हैं कि ठीक है, अब बच्चा जो है बड़ा हो गया, तो टाबरियो बड़ो हो गया, तो अब इन स्कूल भेजेंगे। अब तो स्कूल जब भेजते हैं उसको, तो उससे पहले क्या किया जाता है? उपनयन संस्कार, यानी सूत का एक धागा होता है जो उसके गले में डाला जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। बालक को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम भेजने से पहले उपनयन संस्कार करवाया जाता है, जिसे जनेऊ धारण करना कहते हैं। इसके अंतर्गत पुरुषों के द्वारा, ये फीमेल्स नहीं करती, यानी लड़कियों में ये नहीं होता, कौन करते हैं? पुरुषों के द्वारा ही ये किया जाता है। इसमें सफ़ेद सूत का धागा जो है वो धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, ब्राह्मण बालक जो है उसको 8 वर्ष में जनेऊ धारण करवा दी जाती है, यानी कि 8 वर्ष की आयु हो गई। अब वो विद्या जो उसने सीखा है घर पर, उसमें अब जाएगा वो गुरुजी के आश्रम और वहाँ पर वेदों का ज्ञान लेगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों के लिए ये आयु कितनी है? 8 वर्ष। क्षत्रिय बालक के लिए ये 11 वर्ष है, और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष है, और शूद्र जो बालक है उनमें ये वर्जित है, उनका कोई जनेऊ संस्कार नहीं होता। ये इतनी ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस आप ये जान लो कि ये संस्कार जो है ये कौन सा संस्कार है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, तो क्या है उपनयन संस्कार? जनेऊ धारण करवाई जाती है बच्चे को, और उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है? गुरुजी के आश्रम भेज दिया जाता है। क्या करने के लिए? वेदों का ज्ञान लेने के लिए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। अब उस टाइम नहीं होती थी ये सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उनको मतलब नहीं था। तब क्या होते थे? सिर्फ 4 वेद ही होते थे जिनका ज्ञान उनको लेना होता था। तो 4 वेदों के ज्ञान के लिए उनको कहाँ पर भेज दिया जाता था? गुरुजी के आश्रम में भेज दिया जाता था कि ठीक है, अब तुम पढ़ाई करो वहाँ से और ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक है, अगला संस्कार देखते हैं। अगला संस्कार कौन सा है? केशांत संस्कार। अब देखो, इसमें क्या होता है? जब बालक पूर्ण रूप से वेदों का अध्ययन कर चुका होता है, यानी कि अब उसको पता चल गया कि कौन से वेद में कौन सी जगह क्या चीज़ लिखी हुई है, तो अब उसका गृहस्थ जीवन प्रारंभ होने वाला होता है। यानी कि अब उसने सारी पढ़ाई कर ली, अब उसके घर जाने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले गुरुजी बोलते हैं, अरे ठीक है, अब थे बड़ा हो गया, अब दाढ़ी मूछ बनवा लो, है ना। तो ये वही चीज़ है। इस टाइम क्या किया जाता है? उनके दाढ़ी मूछ बनवाए जाते हैं, कटिंग वटिंग करवाई जाती है बढ़िया, कि अब ठीक है तुम घर जाओ और गृहस्थ जीवन की तरफ अपना रुझान जो है या फिर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करो। ठीक है, तो यहाँ पर अब उनको भेज दिया जाता है घर पे। तो ये कौन सा? समावर्तन संस्कार। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा
पहले गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी मैंने वेदों का अध्ययन जो है आपने जो पढ़ाया है उसको पढ़ लिया, अब आप बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरु दक्षिणा दी जाती है और फिर गुरुजी से विदा ली जाती है और अपने घर की तरफ प्रस्थान किया जाता है। ठीक है, तो घर की तरफ प्रस्थान हो जाता है, गृहस्थ जीवन जो है वो यहाँ से शुरू करता है। अब देख लो थे, जन्म से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर पहुँच गए, गृहस्थ जीवन तक पहुँच गए। अब गृहस्थ जीवन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए क्या, अब कोई लड़की भी चाहिए, भाई लड़की है तो कोई लड़का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा संस्कार आता है, विवाह संस्कार आता है, पाणी ग्रहण संस्कार आता है। ठीक है, अब इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है ये आप सभी को पता है, 7 फेरे होते हैं और अलग अलग तरीके की रस्में होती है। इसके अंदर भी लग्न पत्रिका है, बान है और बंदोरा हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं अपने विवाह समारोह में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। लग्न पत्रिका जो आती है उसमें दिखाया हुआ था कि ये कार्यक्रम है और इसी समय है, तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं उस लग्न पत्रिका में वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आती है। और जो सबसे अंतिम संस्कार है वो कौन सा संस्कार है, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि जिसको बोलते हैं, ये वही संस्कार है कि बस अब जीवन लीला को समाप्त करने का समय आ चुका है। तो उस समय जो संस्कार किए जाते हैं वो कौन सा है, अंतिम संस्कार है। ठीक है, तो ये हमारे 16 संस्कार पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में कुछ प्रचलित प्रथाएं हैं, कुछ पर रोक प्रतिबंध जो है वो लग गया है, कुछ चीज़ें अभी भी गुप्त रूप से चलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रथाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये 16 संस्कार जो है वो मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं, इनसे ज़्यादा डिटेल में और कुछ नहीं आएगा। तो आप इतना ही याद रखो, मैटर बहुत सारा मिल जाएगा, पढ़ने को पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें उतना ही याद रखना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, 16 संस्कार हमने पढ़ लिया और अब देखो हम प्रथाएं पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रथा है वो कौन सी है, साका प्रथा। अब साका प्रथा क्या होती है, साका किसको कहते हैं, तो साका जो है जौहर और केसरिया इनसे मिलकर बना होता है। अब जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, तो केसरिया किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जौहर जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। अब देखो जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो शासक होता है वो केसरिया पगड़ी धारण करता है, केसरिया वस्त्र धारण करता है और उस समय दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये बोल दिया जाता है कि चलो या तो मार देंगे या मर जाएंगे। तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो शासक केसरिया बाना पहन के युद्ध में मरने मारने वाली स्थिति में चला जाता है। और ऐसे में जब ये पता चलता है कि नहीं अब जो है राजा की मृत्यु हो चुकी है और हमारा जो है मतलब अधिकारी जो है हमारा रक्षक जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में दुश्मनों से बचने के लिए ये जौहर कर लिया जाता। अदरवाइज़ वो प्रताड़ित करते थे, यातनाएं देते थे, तो महिलाओं द्वारा क्या कर लिया जाता था, जौहर कर लिया जाता था। अब ये जल जौहर होता था या फिर अग्नि जौहर होता था। या तो वो क्या करती थी, जल में कूद कर अपनी जान दे देती थी या फिर किसमें, आग में कूद कर अपनी जान दे देती थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो जल जौहर हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, राजस्थान का पहला जौहर हुआ था और एकमात्र जल जौहर भी है। ये कौन से दुर्ग में हुआ था, रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था, 1301 के अंदर हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी उस समय आक्रमणकारी थे। सबसे ज़्यादा जो भी साके हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही हुए। यही है भाई वो जिसको बिना मतलब युद्ध करने होते हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाना होता है और उस साम्राज्य के चक्कर में इसने बहुत से राजाओं को मार दिया है, युद्ध में परास्त कर दिया और उनकी रानियों ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया था। तो उस समय शासक कौन थे, रणथंबोर के हमीर देव चौहान, और जिसने जौहर किया था वो थी इनकी धर्मपत्नी रंग देवी। ठीक है, तो सबसे पहला राजस्थान का साका कौन से दुर्ग के अंदर हुआ था, रणथंबोर दुर्ग के अंदर हुआ था। शासक हमीर देव चौहान थे, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे और सबसे पहला जल जौहर भी यही है। अब टोटल अगर बात करें कि टोटल राजस्थान के अंदर कितने साके हुए हैं, तो टोटल हुए हैं 11 साके और एक हुआ है अर्ध साका। क्या हुआ है, अर्ध साका। कौन से दुर्ग में हुआ है, तो जैसलमेर के दुर्ग में हुआ है। ठीक है,
तो ये वाली चीज़ आप याद रखेंगे। और डिटेल से मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है साके के ऊपर, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस दुर्ग में किस समय कौन कौन से साका हुआ था और किसने वहाँ पर उस टाइम आक्रमण किया था, शासक कौन था, कौन जोहर कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए दूसरी प्रथा कौन सी प्रचलित थी, सती प्रथा। अब सती प्रथा के बारे में देखो, पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा चिता के साथ जलना, यानी कि किसी के पति की मृत्यु हो गई तो अब पत्नी को उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था और वो उसी के साथ जलकर आत्मदाह कर लेती थी, तो वो सती हो जाती थी। तो ये सती प्रथा जो है ये भी राजस्थान में प्रचलित थी और इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, सहमरण, सहसमन, अनवारोहण। ठीक है, तो अनुमरण जो है उसका नाम भी हमने बहुत बार सुना है। अनुमरण क्या होता है कि अब किसी के पति की जो मृत्यु है वो कहीं और हुई है, किसी दूसरी जगह हुई है और पत्नी का वहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, पत्नी जो है अपने पति की किसी निशानी के साथ क्या कर लेती थी, सती हो जाती थी, आत्मदाह कर लेती थी। ठीक है, तो वो क्या है, अनुमरण। और जो भी स्त्री अपने पुत्र के साथ सती होती थी, तो पुत्र के साथ सती होना क्या कहलाता है, माँ सती होना कहलाता है। सबसे पहले जो हमें उल्लेख है सती प्रथा का वो कहाँ से मिलता है, तो हमें मिलता है ऐरण शिलालेख से जो 510 ईस्वी का है। इसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी सती हुई थी। ठीक है, और दूसरा घटियाला शिलालेख जो है उससे भी हमें मिलता है। तो घटियाला शिलालेख विक्रम संवत 861 में जो बना था, इसमें जोधपुर के सेनापति थे रणुका, उनके साथ उनकी पत्नी थी संपत, वो सती हुई थी। तो रणुका के साथ संपत सती हुई थी, इसका हमें वहाँ पर उल्लेख मिलता है। अणक क्या होता है, अणक को भी हम याद रखेंगे कि जो स्त्री सती होने वाली होती है वो अपनी कुछ इच्छा बताती है और वो इच्छा जो है वो अपने परिवारजनों को बताती है और परिवारजनों को वो इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो सती होने वाली महिला द्वारा दिया गया आदेश या अपनी इच्छा कोई है उसका पालन परिवार के लिए आवश्यक होता था। ठीक है, अब सती प्रथा की रोकथाम के प्रयास किसने किए थे, तो सर्वप्रथम किसने किए थे, मोहम्मद तुगलक ने किए थे, उसके बाद अकबर ने किए थे। फिर क्या हुआ, राजा राममोहन के प्रयास से विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में एक अधिनियम बनाया और सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कब बनाया था अधिनियम, 1829 में राजा राममोहन के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम ये कहाँ पर बंद हुई थी, तो सर्वप्रथम बिहार में। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले बूंदी में, और अधिनियम बनने के बाद सबसे पहले कहाँ पर, अलवर के अंदर इसे रोका गया था 1830 के अंदर। जयपुर में कब बंद हुई थी, 1844 के अंदर। और अगर इस सती प्रथा की अंतिम घटना की हम बात करें तो सती प्रथा की जो अंतिम घटना है वो कहाँ पर देखी गई थी, शेखावाटी का सीकर, इसका नाम हमने सुना है, बहुत बार सुना है। तो शेखावाटी के सीकर में हुई थी, देवाला गांव का नाम था। सती कौन हुई थी, रूप कंवर, और उनके पति कौन थे, श्रीमाल जी या फिर मोहन जी, हम दोनों ही नाम से इनको देख सकते हैं। तो कहीं पे कौन सा भी मिल जाए कोई बात नहीं है, श्रीमाल जी, मोहन जी, बड़े नाम नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, तो ये अंतिम घटना थी। अब सती प्रथा पर अधिनियम जो है, सती प्रथा निवारण अधिनियम, ये कब बना था, 1987 के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी हम याद रखेंगे। अब देखो अगली प्रथा जो है वो कौन सी है, कन्यावध प्रथा। अब ये देखो क्या है, या तो जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद अगर आपको पुत्री की प्राप्ति हो गई, यानी कि कन्या ने अगर जन्म ले लिया या फिर आपको पता चल गया कि आपके गर्भ में जो है वो कन्या है, तो उस समय क्या होता था, परिवारजन जो है वो करवा देते थे कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, और कन्या वध करवा देते थे अगर वो उसने जन्म ले लिया तो ऐसे में जन्म से पूर्व या बाद में कन्या की हत्या करना ही क्या है, कन्यावध प्रथा है। राजपूतों में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। सर्वप्रथम कोटा रियासत में 1833 में जो है इस पे रोकथाम के प्रयास किए गए थे। हाड़ौती संघ में पीए विल्किंसन के प्रयासों से ये रुकी थी। बूंदी के अंदर 1834 में इस पे रोकथाम लग गई थी और बीकानेर में 1836 में इसकी रोकथाम के पूरे प्रयास कर दिए गए थे। ठीक है,
आगे देखते हैं डाकण प्रथा। आप बड़ी जोर की है। इसमें क्या होता था, महिलाओं को जो है चुड़ैल समझ लिया जाता था, काला जादू करने वाली कोई डाकण चुड़ैल समझ लिया जाता था और उनको वही समझ के प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती थी, मारपीट की जाती थी। तो डाकण प्रथा के अंदर यही होता था। अब देखो किसमें प्रचलित है, तो जनजातियों में प्रचलित है। सर्वप्रथम रोक 1853 में उदयपुर में की गई थी। शासक उस समय स्वरूप सिंह थे और मेवाड़ भील कोर कमांडर थे जेसी ब्रुक। तो इन्होंने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सी प्रथा? डाकण प्रथा। तो जॉन ब्रुक जो है उनके द्वारा इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, डाकण प्रथा पर। अगली प्रथा देखते हैं बाल विवाह। इसके बारे में भी हमने देखा और ये कितने भी प्रयास कर लो आज भी हो ही जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने आज भी नोटिस की है इसके बारे में। बाल विवाह क्या होता था कि अल्पवयस्क जो है उन बच्चों की शादी कर दी जाती थी और बाद में बोल देते थे कि ये वयस्क हो जाएंगे तो हम इनका गौना कर देंगे, यानी इनको ससुराल भेज देंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अल्पवयस्क बच्चों की शादी कर देता क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। रोक के प्रयास सबसे पहले किसने किए थे? हरविलास शारदा अजमेर के ये थे। इनके प्रयासों से शारदा एक्ट बना एक, जो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को। इसके अंदर क्या था? पुरुषों की जो लड़के की जो आयु है वो 18 वर्ष थी और लड़की की आयु 14 वर्ष थी। लेकिन ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, ये कब तक काम किया था? 2007 तक। वर्तमान में ये लागू नहीं है। वर्तमान में जो है वो कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो अब हमें वर्तमान में पता है कि कौन सी आयु का लड़का होना चाहिए, कौन सी आयु की लड़की होनी चाहिए, तब जाके वो शादी कर सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अभी जो वर्तमान में कौन सा आयु वर्ग शादी कर सकता है। अगली प्रथा देखो कौन सी है? डावरिया प्रथा। इसके अंदर क्या होता है कि राजपूत कन्याएं जो है या फिर जमींदार या सामंतों की जो कन्याएं हैं, किसकी? जमींदार और सामंतों की जो कन्याएं हैं उनका विवाह किया जाता था और विवाह के बाद जो अन्य कुंवारी कन्याएं जो है वो उनके साथ भेजी जाती थी एक सेविका के रूप में। तो सेविका के रूप में जो कन्याएं भेजी जाती थी जमींदार और सामंत अपनी पुत्रियों के साथ कि भाई तुम तो रेस्ट करो, तुम बड़े खानदान से बिलोंग करते हो, तुम जाके थोड़ी ना काम करोगे वहाँ पर, हम सेविकाएं भेजते हैं। तो वो दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्याएं वहाँ पर सेविका के रूप में भेज देते थे, जिसे कौन सी प्रथा बोला जाता था? डावरिया प्रथा। ठीक है, अगली देखो कौन सी है? त्याग प्रथा। अब त्याग प्रथा में क्या होता है कि जब भी किसी बड़े परिवार में शादी होती है, स्पेशली राजपूत परिवारों में, राजपूत खानदानों में जो शादी होती थी उनके विवाह में भाट चारण या डोली द्वारा दृढ़पूर्वक राशि की मांग करते थे। तो ये आते थे वहाँ काम करने के लिए, भाट चारण और डोली जनजाति के लोग, और बोलते थे कि भाई हमने ये काम कर दिया, अब हमें इस काम के लिए इतनी राशि चाहिए। यानी कि ये बोलते थे कि हमें इतनी चाहिए तो हमें इतनी ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तो उनको उतना ही देना पड़ता था। तो ये कौन सी प्रथा थी? त्याग प्रथा थी। और सबसे पहले 1841 में जोधपुर के शासक थे मान सिंह, उन्होंने नियम बनाए और राशि एक अमाउंट जो है वो निर्धारित कर दी कि ये अमाउंट है लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है, अब देखो जॉन लुडलो के प्रयास से 1844 में इस त्याग प्रथा पर जो है प्रतिबंध लग गया था। अगला देखते हैं दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा हम सभी जानते हैं वर पक्ष को दी जाती है वधू पक्ष के द्वारा। तो इस प्रथा पर अधिनियम बन गया था दहेज निरोधक अधिनियम, और ये कब बना था? 1961 के अंदर। ठीक है, अगला देखो कौन सा है? मानव व्यापार की प्रथा। तो मानव व्यापार की प्रथा जो है ये मानवों की खरीद और बिक्री से संबंधित है। इस प्रथा पर रोक लगी थी 1847 में जयपुर में जॉन लुडलो के प्रयासों से। ठीक है, और एक कर भी लगाया जाता था इन पर। कौन सा कर लगाया जाता था? उस कर का नाम था चौथान कर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम बना था। उस अधिनियम के तहत वर्तमान में इस मानव व्यापार प्रथा पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, मोताड़ा, ये तो देखिए भाई जो भी एसआई बनने वाले हैं उनके लिए देखिए बहुत परेशानी वाली बात है। जो भी पुलिस सेवा में जाने वाले हैं तो उनके लिए देखिए ये मोताड़ा नाम की जो प्रथा है ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। अब कैसे है तो इसका सुनो। इसमें
अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आज से 20 साल पहले अगर आपने किसी से लड़ाई की है और वो मर गया 20 साल बाद, तो घर वाले जाके कलेश कर देते उसके घर के सामने कि भाई तुमने उस दिन उसको मारा था, उसकी वजह से आज ये 20 साल बाद मर गया, अब पैसे दो। तो मोताड़ा ये जो प्रथा है ये क्या है, मौत पर लिया जाने वाला एक कर है। यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उस पर ये कर लिया जाता था कि अब इसकी मौत हुई है और कारण 20 साल पहले का बताएंगे तुम्हें। तो ये भी एक प्रथा है जिसका निवारण जो है आज तक संभव नहीं हो पाया है। मतलब हो जाता है, कभी कभार देखने को मिल ही जाती है। इसके अलावा ऐसे ऐसे भी कॉन्सेप्ट है कि किसी ने मार दिया और किसी दूसरे के घर के आगे ले जाके फेंक दिया, बॉडी को वहाँ पर फेंक दिया उसने, तो अब बॉडी के जो रियल घर वाले थे वो तो उसी के घर जाके कलेश करेंगे कि तुम्हारे घर के सामने पड़ी है, तुमने मारा है, रुपया दो। तो ये मोताड़ा रस्म क्या है, मौत पर लिए जाने वाला एक कर है, आदिवासियों में प्रचलित है। ठीक है, अगली देखो दास प्रथा। इसको और नामों से भी जान सकते हैं, गोला, चाकर, दरोगा, चेला। ठीक है, तो अब ये क्या होती थी दास प्रथा, इनके लिए, दासों के लिए एक पृथक विभाग भी बनाया जाता था। क्या होता था, राजलोक, ये राजा के अंडर ही वर्क करते थे, तो इनका एक अलग से बनाया गया था राजलोक। अब राजलोक में जो स्त्रियां होती थी, परदायत, जो शासक द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना, यानी अगर कोई भी दासी है और शासक को वो पसंद आ गई, राजा को पसंद आ गई, उसने शादी कर ली और उसको कौन सा अधिकार मिल गया, उपपत्नी का अधिकार मिल गया, लेकिन वो गहने नहीं पहन सकती। तो जो गहने नहीं पहन सकती थी वो कौन होती थी, परदायत होती थी। और पासवान कौन होती थी, जो उपपत्नी है, गहने भी पहन सकती है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे कि पासवान गहने पहन सकती है और परदायत जो है वो गहने पहनने के अधिकारों से वंचित होती थी। इस पर रोक किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक ने 1832 में कोटा के अंदर लगाई थी। ठीक है, अगली प्रथा पर चलते हैं। अगली प्रथा देखिए, बेगार प्रथा। यानी कि तुम लोग काम कर लो कितना भी, तुम्हें मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला। यानी ये बिना सैलरी के काम करवाया जाता था, बिना मेहनताना दिए हुए काम करवाना जो होता है वो कौन सी प्रथा के अंतर्गत आता था, बेगार प्रथा के अंतर्गत आता था। और बूंदी ऐसी रियासत थी जहाँ पर स्त्रियों से भी बेगार करवाई जाती थी। यानी पुरुष तो करे जो करे, उनकी तो देखो फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा है, यहाँ महिलाओं को भी घसीटा जाता था, उनसे भी बेगार करवाई जाती थी। और इस पर रोक लगी थी बंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के अंतर्गत। ठीक है, अगली प्रथा देखो, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। अब ये बहुत देखा है, एक मुझे अभी उस टीवी चैनल का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन एक सीरियल आता था, कौन सा, उड़ान। तो घर पे बैठते थे तो मेरी मम्मी को बड़ा बढ़िया लगता था, तो मेरी मम्मी देखती थी और उसमें एक कैरेक्टर था चकोर। कौन सा कैरेक्टर था, चकोर। थोड़ा बहुत हम भी उनके साथ देख लेते थे तो वापस से चीज़ें रिकॉल हो जाती थी कि पहले के टाइम में ऐसा होता था। इसमें क्या होता था कि कोई भी साहूकार है या महाजन जो है वो लोगों को कर देता है, पैसे देता था, ऊंचे ब्याज पर पैसे देता था। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास पैसे नहीं है तभी तो पैसे लेने हम साहूकारों के पास जा रहे हैं। तो जब साहूकार से पैसे लेते थे तो ब्याज बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता था, तो हम तो ब्याज ही नहीं दे पाते थे उस समय। तो ऐसे में ये जो चकोर थी, इसके पापा जी उनसे पैसे ले आए। अब पैसे ले आए तो क्या हुआ, वापस नहीं दे पाए, ब्याज ही पूरा नहीं हुआ, मूल जो राशि थी उसका तो नंबर ही कहाँ आता। तो ऐसे में उसके परिवार में ये जो चकोर थी, इसके हाथ पर एक मोहर लगा दी गई थी कि तुम हमारी बंधुआ मजदूर हो। यानी कि जब तक वो पैसे चुकाएंगे तब तक तुम हमारी बंधुआ मजदूर हो। और ये कभी पैसे चुकाने का मौका मिलता ही नहीं था, क्योंकि अब देखो काम भी तो करवा रहे हैं उनसे और उनके घर वालों से काम करवाया जा रहा है, वो पूरे पूरे बंधुआ मजदूर हैं। अब भाई हम बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, कहाँ से पैसे कमाएंगे हम, कहाँ से ला के दे देंगे। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बंधुआ मजदूरी में ही चली जाती थी और उनकी आगे वाली पीढ़ी जो है वो भी बंधुआ मजदूरी करती रहती थी। तो ये चकोर उसमें भाग जाती है और इसमें पूरा दिखाया गया है फिर कि इस बंधुआ मजदूरी पर कैसे रोकथाम लगी है। और बाकी मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं तो पूरी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन इस पर एक सीरियल आता था।
तो ऐसे में क्या होता था, साहूकार महाजन जो है ऊंची दरों पर राशि उधार देते थे और राशि नहीं चुकाने पर उनको अपने घर का नौकर बना लेते थे, बंधुआ मजदूरी उनसे करवाते थे। तो जो घर पर काम करते थे उनको चाकर कहा जाता था और जो खेतों में काम करते थे उनको क्या कहा जाता था, हाली कहा जाता था। सुनते हैं हम ये हाली, हाड़ी, तो ये वही है। तो रोक कब लगी थी, सागड़ी निवारण अधिनियम बना था 1961 के अंदर। तो 1961 में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या होती है कि कोई भी जीवित इंसान जो है वो या तो जल में समाधि ले लेता है, या फिर खड्डा खोद के भू समाधि ले लेता है, या फिर अग्नि समाधि ले लेता है, यानी कि अग्नि में समाहित हो जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 तरीके से समाधि ली जाती है यहाँ पर, भू समाधि प्रथा। ठीक है, तो भू समाधि प्रथा जमीन में चला जाता है, अंदर जल में चला जाता है, अग्नि में चला जाता है। अब इस पर रोक कब लगी थी, तो सबसे पहले शासक राम सिंह जो थे, इनके काल में पीए जॉन लुडलो के प्रयासों से इस समाधि प्रथा पर रोक लगी थी जयपुर के अंदर 1844 में। और इस पर अधिनियम कब बना था, तो 1861 के अंदर इसमें अधिनियम बन गया था। इस समाधि प्रथा पर 1861 में रोक लगा दी गई थी। अगला देखो कौन सा है, विधवा विवाह। विधवा विवाह, अब देखो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, इसमें होता क्या था कि भाई ठीक है, सती प्रथा से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई स्त्री जो है वो सती नहीं हुई है और उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं है, तो विधवा विवाह का जो अधिकार है ये बनाया गया था, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 के अंदर। प्रथम प्रयास जो है वो किसने किए थे, जयपुर के सवाई जय सिंह सेकंड ने किए थे। और एक पुस्तक भी है, चांदकरण शारदा की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, विधवा विवाह। ठीक है, अगली प्रथा देखो कौन सी है, पर्दा प्रथा, यानी कि घूंघट निकालने वाली प्रथा, जो वर्तमान में भी है। अब आपने जो बूढ़ा वडेरा बैठेरा बान और काम तो है कोई नहीं, तो बस यही करते हैं कि वो देखो कितनी बेशर्म है, उसने घूंघट नहीं निकाल रखा। तो ऐसे में क्या है, स्त्रियों के जो अधिकार होते हैं उनका हनन होता है, मतलब कंफर्ट जोन तुम दे ही नहीं रहे उनको। अब तुम्हारी बेटी आराम से घूम रही है लेकिन तुम बहुओं को चाहते हो कि वो घूंघट में ही घूमे। तो ये पर्दा प्रथा जो है ये सबसे ज़्यादा राजपूतों में प्रचलित थी और वर्तमान में भी हम उसको देख सकते हैं। पर्टिकुलर राजपूतों का ही मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, बहुत से लोगों में ये अभी भी प्रचलित है, तो समाज में अभी भी है ये पर्दा प्रथा। कुकड़ी प्रथा, इसके ये देखो कौन सी जनजाति में, सांसी जनजाति में प्रचलित है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि विवाह से पूर्व जो है लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, यानी कि उसने किसी के साथ संबंध बनाए हैं या नहीं बनाए हैं इससे पहले, तो चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती थी उसको। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, कुकड़ी प्रथा। और किस जनजाति में ये प्रचलित है, तो सांसी जनजाति के अंदर। ठीक है, नाता प्रथा, नाता प्रथा पुनर्विवाह से ही संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है, महिला अपने हस्बैंड को, यानी कि अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ नाता जोड़ सकती है। ठीक है, तो स्त्री को ये अधिकार है कि वो बिना तलाक लिए किसी और के साथ जा सकती है, सहगमन कर सकती है। ठीक है, पुनर्विवाह से ही संबंधित है। चारी प्रथा, इसमें देखो क्या होता है, ये भी दहेज प्रथा के जैसा ही है। दहेज प्रथा में क्या होता है कि वधू पक्ष देता है दहेज उनको, और यहाँ पर क्या वर पक्ष देगा वधू पक्ष को। ठीक है, तो ये कौन सी प्रथा हो जाएगी, चारी प्रथा। खेराड़ और टोंक की तरफ ये ज़्यादा प्रचलन में है, तो इसके बारे में हम याद रखेंगे। अगली प्रथा के बारे में देखते हैं। अगली प्रथा देखो कौन सी है, दापा प्रथा। दापा प्रथा देखो गरासिया जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या है कि जब कोई लड़की घर से भाग जाती है या फिर किसी ने, हमने नाता प्रथा के बारे में देखा है, तो वो दूसरे उस पुरुष के साथ जब चली जाती है तो वो जो पुरुष है उसके हस्बैंड को कुछ मूल्य देगा उसके लिए। तो जब लड़की घर से भाग जाती है तो घर वालों को या उसके ससुराल वालों को, वह कहाँ से भागी है उस पर डिपेंड करता है, तो वो उसको कुछ राशि या मूल्य देंगे उस लड़की के बदले में। तो ये कौन सी प्रथा है, दापा प्रथा है। किस जनजाति में प्रचलन में है, गरासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। ठीक है, नोतरा प्रथा क्या होती है, नोतरा प्रथा वागड़ में प्रचलित है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है उसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो सभी लोग जो है मिलकर उसकी क्या करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे। हम लोग नहीं करते,
ठीक है, हम में से भी कई लोग कर देते हैं, लेकिन वागड़ वाले क्षेत्र में क्या है, ये ज़्यादा प्रचलन में है कि किसी व्यक्ति को अगर आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो वहाँ पर उसको आर्थिक सहायता देने के लिए आसपास के सभी लोग जो हैं मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रथा है, नोतरा प्रथा है। ठीक है, तो इसी के साथ सारी प्रथाएं जो हैं वो हमारी समाप्त होती है। 16 संस्कार हमने पढ़ लिए हैं। होपफुली आपकी ये वीडियो काम में आएगा और आप इस क्लास को सीरियसली देख रहे थे तो इस क्लास से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट आपके हो गए होंगे। तो इसके साथ साथ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि सीएम अनुप्रति योजना जो निकल रही है उस पर भी आप ध्यान देंगे। अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, सारे डाउट्स अपने वहाँ से क्लियर कर लीजिए और फटाफट से 31 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए, आवेदन कंप्लीट कर दीजिए। इन केस कोई ऑब्जेक्शन वहाँ से आ जाता है तो आप उसको शॉर्ट आउट करने की कंडीशन में रहेंगे। अगर लास्ट डेट को फॉर्म भर दिया फिर ऑब्जेक्शन दिखा दे, कहाँ करेंगे हम? तो जल्दी से, ऐसा रिस्क उठाना ही नहीं है, हमें फॉर्म फिल कर देना है। कोई इमरजेंसी आ गई तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे और इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।